हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम क्लास 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें जो फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है, इट इज़ डायमेंशंस। व्हाट डू यू मीन बाय द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस जो है उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, डायमेंशंस जो है ये क्या होते हैं, हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव की जाती हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिक्स हैं, विच आर 7 इन द नंबर। 7 होती हैं टोटल। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम, मेनली हम इन तीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और भी हैं, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनकी जो पावर्स हैं, ये पावर्स जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज में जाते हैं तो इनकी पावर्स रेज हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। इन्हीं पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। सो व्हाट आर द डायमेंशंस? द पावर्स to which fundamental quantities मेनली हम बात कर रहे हैं मास, लेंथ और टाइम की। सो मास, लेंथ एंड टाइम आर रेज्ड, आर इंक्रीज्ड to represent derived physical quantities, to represent derived physical quantities are called its dimensions। उन्हीं पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है इसका जैसे फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मेनली लेंथ जो है ये एक्चुअल में लेंथ है अलोंग द एक्स एक्सिस, ब्रेड्थ है ये भी एक्चुअल में लेंथ ही है अलोंग द वाई एक्सिस, हाइट है ये भी लेंथ ही है अलोंग द जेड एक्सिस। तो बात सिर्फ जो है एक्सिस की हो रही है, बाकी तीनों ही रिप्रेजेंट कर रही है लेंथ इन द मीटर और इन द सेंटीमीटर। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, ये लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है अलोंग द वाई एक्सिस और हाइट भी लेंथ है अलोंग द जेड एक्सिस। सो L क्यूब इज द डायमेंशंस। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं इस वजह से इसको कंप्लीटली। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का वो होता है L क्यूब। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें तो डायमेंशंस को पूछा आपसे कि वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर मास और टाइम नहीं है तो हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं m0 t0। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है m टू द पावर a। डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का तरीका है m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। a एंड b एंड c आर सम कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू जो होती है हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। और इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम। अगर यहाँ से देखें डायमेंशंस क्या है वॉल्यूम के, तो हम कह सकते हैं 0 इन द मास, 3 इन द लेंथ एंड 0 इन द टाइम। इसी तरीके से एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ ही हो गया एक तरीके से। सो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, और एक टाइम यहाँ पर ये है। सो इसके जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L1 t-2। और क्योंकि ये मास पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सो यहाँ लिख देते हैं m0। सो द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर 0 इन द मास, 1 इन द लेंथ एंड -2 इन द टाइम। इस तरीके से हम डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। सो नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है जो इंडिकेट करता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास, लेंथ और टाइम, इनमें से कौन सा जो है क्वांटिटीज या यूनिट्स जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स में जाने वाली हैं और किन पावर्स के साथ। ठीक है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है?
the expression that indicates which fundamental units out of mass, length, time enters in derived unit of a physical quantity and with what powers जैसे हमने देखा था एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m to the power a, l to the power b, t to the power c. ठीक है, a, b and c आर दी अनडिटरमाइंड कॉन्स्टेंट्स और वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस दीज वैल्यूज a, b एंड c. ठीक है, आगे जानेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे. जैसे एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इट इज m0 l1 t-2. तो यहाँ पर देखें तो मास जो है इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मास फंडामेंटल यूनिट है और ये मास फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट यानी कि एक्सेलरेशन में एंटर नहीं कर रहा है. तो कौन एंटर कर रहा है? सिर्फ लेंथ और टाइम. और फिर एंड विथ व्हाट पावर्स, ये भी बात है कि कितने पावर्स के साथ एंटर करने लग रहा है डायमेंशन फॉर्मूले में. तो इस एक्सेलरेशन जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है, इसमें एंटर करने लग रहा है 1 इन द लेंथ एंड -2 इन द टाइम. ठीक है, तो पावर्स क्या होंगी? 1 इन द लेंथ एंड -2 इन द टाइम एंड मास विल नॉट एंटर इन दिस डिराइव्ड यूनिट, दैट मीन्स इन द एक्सेलरेशन. ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. इसी तरीके से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इट इज m0 l3 t0. ठीक है, लेंथ पर निर्भर करता है सिर्फ, ये मास और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है. तो यहाँ पर मास और टाइम जो है इस डिराइव्ड क्वांटिटी या इस डिराइव्ड यूनिट में एंटर नहीं कर रहा है. और कौन एंटर करने लग रहा है? लेंथ. और इसकी पावर क्या है? विद व्हाट पावर इट एंटर्स? 3. ठीक है, कितनी पावर है? 3. तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. अब देखिए यहाँ पर एक होता है डायमेंशनल इक्वेशन. डायमेंशनल इक्वेशन, जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ तो उस इक्वेशन को कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन. इक्वेशन इन विच फिजिकल क्वांटिटी इक्वेट with its dimensional formula. एग्जाम्पल, जैसे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने इक्वेट कर दिया टू द डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-2. इसी तरीके से वॉल्यूम है, इसको हमने इक्वेट कर दिया m0 l3 t0. इसके डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया किसको? वॉल्यूम को. इस तरीके से एक्सेलरेशन के डायमेंशन फॉर्मूला को हमने इक्वेट कर दिया एक्सेलरेशन जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें जो इक्वेशन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं. अब फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर आप 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आइए वो देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला we can categorize physical quantity in 4 types. 4 टाइप्स में आप फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है? 4 टाइप्स की कैटेगरी है. एक है डायमेंशनल वेरिएबल्स. एक है डायमेंशनल कांस्टेंट्स. थर्ड है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स.
और फोर्थ है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो इन 4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब ये हो गया, वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू, और डायमेंशनल दैट मीन्स इसके डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस but do not have constant value, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इसकी। नेक्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो सेम है, क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस एंड हैविंग कांस्टेंट वैल्यूज। सो क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस as well as have constant values, having constant values। इसी तरीके से नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, इसका मतलब इनकी कांस्टेंट वैल्यूज तो नहीं होंगी इन क्वांटिटीज की, और वेरी करेंगी इनकी फिजिकल क्वांटिटीज की जो वैल्यूज हैं ये वेरी करेंगी, कांस्टेंट नहीं होंगी, और इनके डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां पर भी सेम बात है, कांस्टेंट्स होगी वैल्यूज फिजिकल क्वांटिटी की, फिक्स रहेगी, और इनके डायमेंशंस जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो नो डायमेंशंस एंड डू नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज नहीं होंगी इसकी, वेरी करेंगी, ठीक है। इस तरीके से नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होंगे? नो डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज। इनके एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो डायमेंशंस जिनके होते हैं और डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, एटसेट्रा, ठीक है, एंड दे आर ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं इनके एग्जांपल्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स एग्जांपल जिनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशंस है बट इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इन द होल यूनिवर्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के से इसको डिनोट किया जाता है, इसी तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट एच से डिनोट किया जाता है, एटसेट्रा। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स तो हैं लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और भी देख सकते हैं आप रिलेटिव परमिटिविटी, फिर आते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट होंगे, इनके डायमेंशंस भी नहीं होते हैं, तो जैसे नंबर्स हो गए अपने पास 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल ई वैल्यू हो गई ई स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। लॉगरिथमिक वैल्यूज हो गई, जैसे log 0 हो गया, log 5, log 3, इनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है लेकिन इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, लॉगरिथमिक वैल्यूज। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं, जैसे tan 45 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री, इस तरीके से इनकी जो वैल्यूज होती हैं लेकिन इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। दीज आर नॉन एज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ठीक है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, तो डायमेंशनल वेरिएबल्स में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इसके डायमेंशंस तो होंगे लेकिन इसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और देखिए वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मेजर किया जाता है पर यूनिट टाइम मैंने कहा, और एक टाइम ये है अपने पास। सो इट्स फॉर्मूला इज L1t-2, L1t-2। और देखिए मास पर ये डिपेंड नहीं कर रहा तो m0 लिख दिया और सिंपली हमने इसको ब्रैकेट में प्लेस कर दिया। इसी तरीके से देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज मेजर्ड इन द लेंथ in the meter, so it is a type of length per unit time, that means L1t-1, ठीक है, L1t-1 and does not depend on the mass, so it is written as m0, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स है, फोर्स है तो फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का तो m से डिनोट कर दिया हमने, m1
ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, ये हो गया m0l1t-2, ठीक है। इसका क्या होता है m0l1t-2, ये होता है यहाँ पर। तो ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से m1l1t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इसी तरीके से मोमेंटम को आप डिफाइन कर सकते हैं, इसका आप जो है डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास एंड द वेलोसिटी। इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इसका हो गया m एंड वेलोसिटी इज लेंथ पर यूनिट टाइम, सो l1t-1, ठीक है। तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इस तरीके से आप और भी डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं उनके आप ड्राइव इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो देखिए मास इज m1 और एक्सेलरेशन क्या होता है l1t-2, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी लेंथ में मेजर करते हैं। सो m1l2t-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। सेम अपने पास एनर्जी के भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, चाहे फिर वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, व्हाटएवर, ठीक है। सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला यही होंगे, m1l2t-2। वर्क डन इट इज m1l2t-2, एक्सेलरेशन m0l1t-2। इस तरीके से आप बाकी अदर डायमेंशनल वेरिएबल्स जो होते हैं उन क्वांटिटीज को आप जो है डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फिर आता है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होते हैं। इनके भी डायमेंशंस आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और इसकी यूनिट को हम स्पेसिफाई यहाँ करते हैं, इसकी यूनिट आप देख लीजिएगा, फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं आप इसको। F = g(m1m2) / r²। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज जो दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी ये वैल्यू होती है। और यहाँ पर जो कैपिटल G है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, ये वैल्यू है। तो देखिए इसकी यूनिट स्पेसिफाई अगर आपने करनी है तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और देखिए m1 m2 ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया है ना, किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो इसको आप डिवाइड में यहाँ लेकर के आएंगे तो किलोग्राम स्क्वायर, तो पर किलोग्राम स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम की पावर -2, किलोग्राम -2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला इसका पता करना है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो है अपने पास, फिक्स तो है, लेकिन इसके डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, कि इसलिए इसके को कहा गया है डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहा गया है, ठीक है। तो जी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां से देखिए F(r²) / m1 m2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, मास इनटू एक्सेलरेशन m1l1t-2, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस जो कि लेंथ है, लेंथ का होल स्क्वायर l² हो गया, डिवाइडेड बाय इसके बाद क्या है, ये मास है, ये भी मास है, m² हो गया, m²। अब यहां पर देख लीजिए m की पावर कितनी आएगी 1, और इधर से कितनी आएगी -2, ठीक है। तो m1 और देखिए m-2, तो दोनों आपस में ऐड होंगे तो 1 - 2 इट इज m-1, ठीक है, m-1। सो m-1 l कितना हो जाएगा 1 + 2 3, सो l3 और t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने दिया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए k जो है इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एनर्जी जो होता है वो होता है kT, यहाँ पर होता है n/2 kT, या n होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाद में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पर k का हमें डायमेंशन देखना है, तो k का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी, और ये टेम्परेचर है, यहाँ पर टाइम नहीं है, तो एनर्जी पर टेम्परेचर, ठीक है। सो एनर्जी पर टेम्परेचर,
तो एनर्जी का तो वैसे जूल होता है और पर टेम्परेचर का होता है केल्विन। सो ये तो यूनिट आ गई, जूल पर केल्विन। अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला आपने देखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, के का, विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में इसका जो है यूज है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। E इज इक्वल टू n/2 kT, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए K की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, K की वैल्यू आ जाएगी एनर्जी पर टेम्परेचर, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। एनर्जी जो है दैट मीन्स वर्क डन, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमने अभी देखा था m1L2T-2 ये होता है। और टेम्परेचर जो है इसको किसमें मेजर किया जाता है, केल्विन में, है ना, केल्विन में मेजर किया जाता है। तो K से हमने इसको लिख दिया, तो यहाँ से आ जाएगा m1L2T-2 K-1, ठीक है। ये ऊपर जाएगा K-1 हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू देखनी है हमें। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ये एनर्जी होती है लाइट की, ठीक है, फोटोन की, क्योंकि लाइट के अंदर क्या है, फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं। उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ई यहाँ एनर्जी है, ठीक है। तो इसका अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.63 इंटू 10⁻34। इसकी यूनिट देखिए क्या होगी, एच क्या है, एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, है ना। तो सेकंड इनवर्स होगी, एनर्जी क्या होती है, जूल, तो जूल पर सेकंड इनवर्स, मतलब जूल सेकंड हो गया, तो जूल सेकंड, ठीक है। यहां से जूल और सेकंड आ जाएगा यहां पर। दिस इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है आपने, तो एच का क्या फॉर्मूला है, एच का फॉर्मूला है ई पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी यानी कि वर्क डन, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो क्या था, m1L2T-2 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, ठीक है, 1/टाइम। सो यहाँ पे 1/टाइम लिखेंगे तो ये 1/टाइम लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा t, ठीक है, तो यहाँ जाएगा t, दैट मीन्स m1L2T और -2 + 1, ठीक है, पावर साइड हो जाएंगी, -2 + 1 कितना हो गया, -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h। इस तरीके से आप इसको डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं अपने पास, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है। जैसे स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन, मान लीजिए अपने पास कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है अपने पास, ये अपने पास है, और आपने यहां से कोई फोर्स लगाया F। जब यहां से आप फोर्स लगाएंगे तो देखिए यहां से ये हल्का सा डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज होगा, मतलब इसकी जो डायमेंशन होंगे इधर की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से। तो आप देखोगे कि हल्का सा जब डिफॉर्म होगा ये, तो इसकी लेंथ अगर स्टार्टिंग में L थी तो कुछ अब हो जाएगी L + ΔL। कितनी हो जाएगी, L + ΔL, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो ये जो चेंज इन द लेंथ है, ΔL जो चेंज इन द लेंथ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब स्ट्रेन के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, ये तो मैंने लेंथ में चेंज में बताया है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। क्यूब है, क्यूब 3 डायमेंशंस है, क्यूब के वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। सो हम क्या कहेंगे, चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था उस बॉडी का। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चेंज इन द लेंथ, एक पार्ट में, एक पार्ट की लेंथ जो है उसमें कितना चेंज हुआ है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ क्या है। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और लेंथ तो दोनों जो है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा L डिवाइडेड बाय L, तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, दैट मीन्स m0 L0 T0 सिंपली। तो यानी कि नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स में स्ट्रेन जो है, इसकी वैल्यू तो जो है आपके पास चेंज होती रहती है मटेरियल के हिसाब से, लेकिन जो है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी यूनिट भी नहीं है वैसे भी। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और इसकी यूनिट भी मीटर, तो मीटर पर मीटर कैंसिल होकर के क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा। यानी कि ये स्ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। अगर आपने किसी मटेरियल का अगर स्ट्रेन आपने फाइंड आउट करना है या पता करना है तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, उस मटेरियल के लिए फिक्स होती है, बाकी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर यहाँ पर कोई यूनिट जो है आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट नहीं है इसकी, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके डायमेंशंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, m0 l0 t0, सिंपली आप इस तरीके से इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज c/v, c/v। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, और ये क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। अब ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड और इसका मीटर पर सेकंड कैंसिल होकर के इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, कोई डायमेंशन ही नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब ये मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है, लेकिन इसके साथ में जब भी आपने इसकी वैल्यू लिखनी है तो आप यूनिट जो है उसके साथ कोई स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। कोई यूनिट नहीं है इसका मतलब कोई डायमेंशंस भी नहीं है, ठीक है, कोई डायमेंशंस भी नहीं है। डायमेंशंस नहीं है तो आप सिंपली लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो m0 l0 t0, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो डायमेंशंस। इस तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी ये होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये एप्सिलॉन r से इसको डिनोट करते हैं, या कई बार k से भी इसको डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये है परमिटिविटी इन द मीडियम, परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। दोनों परमिटिविटी है, दोनों की यूनिट जो है वो जो है इसकी यूनिट सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी और आपको जो यूनिट मिलेगी रिलेटिव परमिटिविटी को यूनिट लेस मिलेगी। और कोई यूनिट नहीं है इसका मतलब कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं है इसका। नेक्स्ट है नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, जैसे ई है अपने पास एक्सपोनेंशियल, ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 होती है, ऑलमोस्ट 2.71 होती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और इसके साथ कोई डायमेंशंस भी नहीं है, कोई यूनिट नहीं है इसके साथ, ठीक है, एक कांस्टेंट है ये, इसकी कोई डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं, log 0, तो log 0 को जब आप लिखेंगे तो 1 ही तो लिखेंगे, यहाँ पर कोई यूनिट थोड़ी ना स्पेसिफाई करेंगे, ना ही इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं है इसका। सो इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, नो डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 सो ऑन, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक्स हैं, इस तरीके से 10 45 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर आपने लिखनी है तो 1 लिखेंगे सिंपली, इसके साथ हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं तो फिर आप इसकी यूनिट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन वो है, इट गिव्स यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो फोर्स का जो है हमने डिराइव किया था, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m1l1 t-2, ये होता है यहाँ पर m1l1 t-2, ठीक है। आप इसको डिराइव कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज v माइनस u डिवाइडेड बाई t, मास का हो गया m, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, सो लेंथ पर यूनिट टाइम, और एक टाइम ये अपने पास यहाँ पर है, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा m1l1 t-2, ठीक है, यही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो देखिए मास का क्या है? किलोग्राम, लेंथ का क्या होगा? मीटर, एसआई यूनिट बता रहे हैं यहाँ पर, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट जो है आप फिजिकल क्वांटिटी की बता सकते हैं अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो। किस तरीके से? देखिए किलोग्राम है, ये क्या है? मीटर है, और यहाँ पर क्या है? ये टाइम है, टाइम की क्या होती है? सेकंड, एसआई यूनिट क्या है? सेकंड है, और इसकी पावर कितनी है? -2, इसकी पावर कितनी है? -2। तो एसआई यूनिट अगर आपसे कोई पूछे फोर्स की क्या है तो आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ठीक है, या फिर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपली आप इसको न्यूटन भी कह सकते हैं, एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन कह सकते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से सीजीएस यूनिट अगर आपने देखनी है तो सीजीएस यूनिट कैसे देखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला से देख सकते हैं वो भी। सीजीएस यूनिट देखनी है अगर आपने तो, मास है यहाँ पर, मास की सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम, लेंथ की क्या है? सेंटीमीटर, और सेकंड इसकी है टाइम की, ठीक है। तो सेकंड -2, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्या है? यूनिट है फोर्स की। सिंपली इसको डाइन से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइन, ठीक है। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। अगर आपको
डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो फिर आप यूनिट जो है स्पेसिफाई यहां से आराम से कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन है, वी कैन कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, अगर हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो हम उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखें तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक चीज याद रखेंगे, उसका जो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कुछ यूनिट स्पेसिफाई होगी, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। मैग्नीट्यूड को मान लीजिए n से डिनोट कर रहे हैं और यूनिट को u से डिनोट करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि nu जो है, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बिकॉज फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ये आपसे पूछा गया है। दैट मीन्स ये बात हुई कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है। मान लीजिए x अर्ग के बराबर है, x इज अनडिटरमाइंड, हमें x जो है इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है। दैट मीन्स फॉर्मूला अपने पास यूज हो रहा है n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, मैंने कहा फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आप ये देखिए कि जूल जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये यूनिट किसकी होती है, वर्क की। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, हम जानते हैं, ठीक है। वर्क की या फिर एनर्जी, क्योंकि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी सेम ही चीज है। वर्क और एनर्जी जो है इसकी एसआई यूनिट जूल होती है और सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। इस फिजिकल क्वांटिटी के केस में मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस चीज को हम यहां पर यूज कर लेंगे। अच्छा, इस दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l2t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इसका यूज करते हैं हम कैसे फाइंड आउट करें। देखिए n1 यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, आपको 1 गिवन है, तो 1 लिख दिया हमने। u1 इज द यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। और ये एसआई यूनिट जो है जिस फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट कर रहे हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से आप यहां लिखेंगे। जैसे यहां पर वर्क और एनर्जी है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1l2t-2। तो इसकी यूनिट हम स्पेसिफाई करेंगे, वो भी एसआई वाली। तो ये क्या है, मास है। मास का ये जो एसआई यूनिट है वो कितना है, किलोग्राम है, ठीक है। इसके बाद है लेंथ। लेंथ की जो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर है, और मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या है, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड टू द पावर -2, सेकंड टू द पावर -2। n2 देखिए ये एसआई यूनिट में थी, ये वन सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई यूनिट में है, और ये हम मान लीजिए सीजीएस यूनिट में, क्योंकि हमने एसआई से किस में जाना है, सीजीएस यूनिट में जाना है। सीजीएस यूनिट में मैग्नीट्यूड कितना होगा, x है, हमें अननोन है, फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। फिर क्या है, यहां पर सीजीएस यूनिट है, किसकी, वर्क और एनर्जी की। तो यहां डायमेंशन फॉर्मूला से सीजीएस यूनिट क्या होगी वो हम यहां रखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला से ये देखिए सीजीएस यूनिट क्या होगी, वर्क एनर्जी के। ये मास है, मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है, मास की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, ठीक है। लेंथ की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो सेकेंड -2। एक्स यहां पर अननोन है अभी। अच्छा, यहां पर कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिए किलोग्राम, किलोग्राम का लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। फिर यहां पर है मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² या 100 सेंटीमीटर। तो 100 हो जाएगा 1 मीटर, लेकिन मीटर स्क्वायर है यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा 10⁻² और इसका होल स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर, और सेकेंड टू द पावर -2। दिस इज इक्वल टू एक्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2,
ठीक है, ये 1 से ही मल्टीप्लाइड है, अगर 2 से मल्टीप्लाइड होता है यहाँ से, अगर मान लीजिए 2 जूल को हमने कन्वर्ट करना होता है आर्ग के अंदर, तो यहाँ 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इन कांस्टेंट वैल्यूज को, 10⁻³ इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 10⁻³ इंटू 10⁻4 इज 10⁻7। ठीक है, 10⁻³ इंटू 10⁻4 इट इज 10⁻7 और दिस इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, दिस इज इक्वल टू x ग्राम एंड सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस 2। यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू आपको पता चल गई 10⁻7 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 10⁻7, दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7। तो यहां अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर आप यहां से इस ट्रिक को यूज करते हुए क्या है कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी वैल्यू मान लीजिए n1u1 है और एक सिस्टम ऑफ यूनिट CGS में मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है n2u2 है, तो दोनों क्योंकि कांस्टेंट है इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर ये चीज हमने यूज करते हुए x जो अननोन था इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हो गया। 2 जूल कितने के बराबर हो गया, अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर तो 2 इंटू 10⁻7, तो यहां कितना हो जाएगा 2 जूल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर तो वर्क एनर्जी है, कोई और भी फिजिकल क्वांटिटी होती तो वहां से भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है वी कैन चेक एनी फिजिकल रिलेशनशिप, कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप, यानी कि व्हाट इज फिजिकल रिलेशनशिप, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वी कैन चेक एनी फिजिकल रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। फिर यह पता करने से क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है उस फिजिकल रिलेशन को वो अपने पास वो करेक्ट है। अगर वो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि वो फिजिकल रिलेशन भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए एक चीज और देखिए, यहां पर डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली अनकरेक्ट ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी कोई फिजिकल रिलेशनशिप आपको गिवन होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन के और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन है दोनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दोनों का मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं यस दिस फिजिकल रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप में जो इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका डायमेंशनली करेक्ट होना कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उस इक्वेशन का उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर एनी लीनियर मोशन। ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपने पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें ये पता करना है कि ये है डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप। तो कैसे पता करेंगे, हम देखें यहां से लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये करेक्ट है फिजिकल रिलेशनशिप देन इट मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये जो है क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड में वो बराबर होना चाहिए डायमेंशंस ऑन दी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहां पर ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1, सिंपली लेंथ है तो L1 हो गया, और क्योंकि ये टाइम और मास पर निर्भर नहीं कर रहा है तो m0 t0 लिख दिया और सिंपली हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ये अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें, ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 t-1। ये क्या होता है, वेलोसिटी का। यहां पर क्या है, टाइम है तो यहां सिंपली लिख दिया टाइम, प्लस हाफ है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ए है, यहां पर ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ पर यूनिट टाइम, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, L1 t-2, तो यहां लिख देंगे L1 t-2। और यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा
टी स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, टाइम का स्क्वायर है यहाँ पर, सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से L1 और t-1 इंटू टी, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी पावर्स, -1 + 1, ये 1 है यहाँ पर, तो -1 + 1 इज 0, सो L1, सिंपली L1 लिख सकते हैं इसको। प्लस में यहाँ से देखें तो L1 और t-2, तो -2 + 2 इज 0, सो t⁻0, तो सिंपली हम L1 लिख सकते हैं यहाँ पर भी। दोनों की ही फिजिकल जो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। इधर भी देखिए L1 है, ठीक है, m0 t0, क्योंकि मास और टाइम पर जो है निर्भर नहीं करने लग रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं m0 t0, ठीक है, यहाँ पर भी m0 t0, ठीक है। तो देखें यहाँ से ये डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए डायमेंशनली ये फिजिकल रिलेशनशिप करेक्ट है। डायमेंशनल रिलेशनशिप क्या है, करेक्ट है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, इससे हम इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप उन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं अगर आप, ठीक है। सो वी कैन फाइंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आप फिजिकल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं इफ वी नो देयर डायमेंशनल फॉर्मूलाज, अगर हमें उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता हैं तो, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो मोशन में है, टू एंड फ्रो मोशन में है, इस तरीके से, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन में। तो टाइम पीरियड जो इसका ऑस्किलेशन का है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड मान लीजिए आपको गिवन है, इट डिपेंड्स ऑन और सो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दिस बॉब, ठीक है। तो ये मास के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के, एंड दिस इज दी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके बीच में आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो मुझे नहीं पता इसकी पावर्स जो है कितनी आएंगी यहाँ पर, तो हम सिंपली मान लेते हैं इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है, इस तरीके से ये जो है रिप्रेजेंट करने लग रहा है। यहाँ पर देखें तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाते हैं यहाँ से, तो कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, k लगा देते हैं यहाँ पर, ma/lb/g⁻⁶। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये रिलेशन करेक्ट है और अगर यहाँ से a, b और c हमने फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये बराबर हमने यहाँ दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो देखिए टाइम है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t1 हो जाएगा, सिंपली t1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पर है मास है यहाँ पर, मास का क्या हो जाएगा, m1, सिंपली m1 टू द पावर a, ठीक है। ये है लेंथ का क्या होता है, L क्या हो जाएगा यहाँ पर, L1 टू द पावर b, ठीक, L1 टू द पावर b। फिर उसके बाद है g, ये क्या है यहाँ पर, g, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस एक्सेलरेशन है यहाँ पर। एक्सेलरेशन क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ लिख देंगे L1 t-2 इसकी पावर c है। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू ma/l, ये कितना हो जाएगा, देखिए l टू द पावर b और ये हो जाएगा l टू द पावर c, दोनों ऐड हो जाएंगे b प्लस c, तो b प्लस c और t और -2c, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -2c आ जाएगा यहाँ से, -2c, ठीक है। अब देखिए अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा और डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप है इसके बीच में, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मास तो है ही नहीं, है ना, मास नहीं है तो m0 है यहाँ पर, और देखें तो L0 है यहाँ पर, तो m0 है तो देखिए a की जो a है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कंपेयर अगर हम करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो a की वैल्यू सिंपली यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b प्लस c की वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ पर। अगर लेंथ का हम जो पावर है, डायमेंशन जो है, उसको कंपेयर करें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, देन यू गेट 0 इज इक्वल टू b प्लस c, दैट मीन्स b प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से टाइम का डायमेंशंस अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करें तो अपने पास आ जाएगा -2c इज इक्वल टू 1, -2c इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा यहाँ से।
तो ए की वैल्यू तो यहाँ 0 है। ए की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि मास पर ये टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन डिपेंड ही नहीं करने लग रहा है, ठीक है। तो आपका डायमेंशनल जो आपके पास फिजिकल रिलेशनशिप आएगा अमंग दीज फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें मास नहीं होगा आपके पास, क्योंकि मास पर निर्भर ही नहीं करने लग रहा है ये। ए की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहां से देखें सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू आ गई -12। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी प्लस सी कितना है? 0 है, दैट मीन्स बी बराबर -c है, और सी कितना है? -12, दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके आप यहां पर रख दीजिए। यहां पर अगर आप रखेंगे देन यू आर गेटिंग टी, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power 0 l to the power b, b की वैल्यू कितनी है? हाफ, और g to the power कितना है? c, c की वैल्यू कितनी आई है? -12, ठीक है। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m0 इज 1, ठीक है। ये हो जाएगा l/g, सिंपली l/g, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/g। दिस इज द फिजिकल रिलेशनशिप। और आप इसको अगर ये लिखें यहाँ पर कांस्टेंट k था यहाँ पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाए तो k√l/g, where k is some constant, k is some constant. This is the physical relationship among the time period of oscillations of the simple pendulum, length of the simple pendulum, this is the length, ठीक है, L से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and this is the acceleration due to gravity, क्योंकि नीचे आपके पास mg भी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनके बीच का जो रिलेशन आ गया वो अपने पास यहाँ ये आ गया। अगर आप इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो यहाँ थी, टाइम, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं तो फिर आप इनके बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन आती है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है, इट मे नॉट गिव करेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप। हो सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम कोई रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें वो करेक्ट ना मिले। मतलब डायमेंशनली तो वो करेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल S बराबर ut प्लस AT स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे ना तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो करता है। डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपस में बराबर हैं, लेकिन ये फिजिकल रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है। फिजिकल रिलेशनशिप जो करेक्ट है वो है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फिजिकल रिलेशनशिप करेक्ट भी है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है, लिमिटेशन है इसकी, कि इट मे नॉट गिव द करेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा यहां पे जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट डू नॉट टेल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। मतलब हमें ये नहीं पता चलता कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, बाय सीइंग दी इट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है L1t-2। तो क्या आप ये देख करके बता सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? नहीं। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहां से हम ये नहीं पता लगा सकते कि फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड जो लिमिटेशन है वो है कि जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस दैट इन्वॉल्व्स, जो फंक्शंस इन्वॉल्व कर रहे हैं फिजिकल रिलेशनशिप में, कौन कौन से फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स इन फिजिकल रिलेशनशिप, लाइक कौन कौन से? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। They cannot be derived using the dimensional analysis. They cannot be derived using dimensional analysis. इन्हें हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड आउट कर सकते। और जो लास्ट है, फोर्थ लिमिटेशन है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी पर ये निर्भर कर रहा है, तब तक आप फिजिकल रिलेशनशिप उनके बीच में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। So these are the limitations of dimensional analysis.
4 एप्लीकेशंस देखी हमने, 4 जो है हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के, ये सब चीज़ें आज हमने देखी हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके ऊपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।